रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस ने नहीं दिया 1984 के पीड़ितों को न्याय, 2015 में हमने किया था एसआईटी का गठन। राम मंदिर पर राजनाथ सिंह का बयान, मंदिर पर टिप्पणी करूंगा तो होगी कोर्ट की अवमानना, शांति से मंदिर बनने पर सबको होगी खुशी। और नोटबंदी पर किसान जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच यानी 2 बजे तक की 5 बड़ी खबरों का वो बुलेटिन, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर से बात करके आपको विस्तार से ये जानकारी देते हैं कि इन 5 खबरों के पीछे सच्चाई क्या है। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हुए हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज एक तरह से, अगर देखें 5 खबरों में पहले सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज देते हैं और सागर से मध्य प्रदेश के एक एक्सीडेंट की खबर आ रही है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के सागर में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। ट्रक और टवेरा कार की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, हालांकि इसके अलावा हिसार से भी एक खबर थी, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बड़ा सड़क हादसा है, 9 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हैं। NH-26 पर हुआ है यह हादसा। बिग ब्रेकिंग है, मध्य प्रदेश से सागर से एक बड़े सड़क हादसे की खबर आ रही है जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे नंबर 26 पर यह हादसा हुआ। ट्रक और टवेरा कार में टक्कर हुई है जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। शुरू करते हैं 5 खबरों का यह बुलेटिन 2 का पंच, जिसमें आज सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां अभी हमने बात की है मध्य प्रदेश की 9 लोगों के हादसे में मौत हो गई है। बात करते हैं 2 के पंच में महाराष्ट्र की, जहां किसानों का आंदोलन है, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे एक और, राम मंदिर को लेकर फिर राजनीति गर्मा गई। मध्य प्रदेश चुनाव में राम मंदिर को लेकर लोगों ने नाराजगी का इजहार किया है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद फिर एक बार तेज हो गई है। इसके अलावा हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर आतंकियों के घुसे होने की खबर है, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। और हिसार से एक और खबर है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है, हादसे की खबर है, और एक कार सोते हुए मजदूरों पर चढ़ गई और उसमें 5 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और अपनी दुर्दशा को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। खालिद हसन हमारे साथ रहेंगे, हम उनसे जानकारी लेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर अभी पिछले दिनों किसानों का आंदोलन था, फिर एक तरह से आंदोलन है, जबकि महाराष्ट्र के सीएम ने बाकायदा उनको आश्वासन दिया था। क्या वो मांगे पूरी नहीं हुई या किसान दोबारा से नाराज क्यों हो गए? देखिए, नाराजगी का मुख्य कारण यही है, जब मार्च में ये किसानों का आंदोलन आया था उस वक्त जो सीएम ने आश्वासन दिया था किसानों को, वो पूरी नहीं हो पाई है और इसी को लेकर 2 दिनों का ये आंदोलन है। किसानों का कहना है कि अगर उनका उनकी ये जो मांगे हैं, खास करके लोड शेडिंग या फिर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और कई मांगे हैं, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 22 तारीख को ये खत्म होना है आंदोलन। लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो ये आंदोलन और लंबा खींचेगा और मांग पूरी होने तक वो डटे रहेंगे। यानी कुल मिलाकर जो आश्वासन दिए गए थे वो पूरे नहीं हुए, लोग फिर सड़कों पर हैं, तो क्या लगता है किसानों का गुस्सा दोबारा से फूट सकता है? देखिए, अब जिस तरह से दोबारा किसान सड़कों पर उतरे हैं और जिस तरह से पुणे तक किसान पहुंच चुके हैं, अगर इस तरह से उनकी मांग को नहीं पूरा किया जाता है तो हो सकता है कि किसान इस बार लंबा आंदोलन करें और मुंबई तक जाएं, और मुंबई अगर पहुंचते हैं तो उसको लेकर जो सरकार है, वहां की महाराष्ट्र की सरकार है, स्थानीय जो राज्य सरकार है, उसको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 30,000 किसान है और 30,000 किसानों का मुंह कोई कम नहीं होता है। यानी अगर देखें जिस तरह से विदर्भ में, खासतौर से महाराष्ट्र के अंदर किसानों की दुर्दशा, आत्महत्या को लेकर खबरें आती हैं, अब दोबारा से वो मुद्दे रहेंगे, सड़कों पर आंदोलन रहेगा। हालांकि दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि नोटबंदी के बाद किसानों को नुकसान हुआ है, तो क्या यह आंदोलन उससे जुड़ सकता है?
देखिए, बिल्कुल नोटबंदी के बाद खुद केंद्र सरकार ने इस बात को माना है कि किसान सबसे ज्यादा इसकी मार किसानों पर पड़ी। आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2016 जब नोटबंदी की गई थी, और यही ये समय होता है, नवंबर से दिसंबर का ये समय होता है जब गेहूं की बुआई होती है। उस समय किसान जो है वो बीज नहीं खरीद पाए थे। 1,38,000 क्विंटल बीज तो सरकारी। सर, मैं रोकना चाहूंगा, अशोक पांडे हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गए, मुंबई से। अशोक, क्या जानकारी है, कितने किसान है सड़कों के ऊपर? अभी आपको लेटेस्ट क्या जानकारी है? अमित भाई, आपको याद होगा हम लोगों ने यही सजे का प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने कहा था कि अगर सरकार अपने वादे पूरे नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार को, खासकर देवेंद्र फडणवीस को, किसानों का एक बार फिर से जो है सामना करना पड़ेगा, उनका विरोध उनको झेलना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस समय मुलुंड से जो है किसानों का जत्था, आदिवासियों का जत्था जो है वो निकल चुका है और तकरीबन ये अभी पवई तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि तकरीबन, मेरा अंदाजा है कि तकरीबन 20,000 से ज्यादा का इस समय जो है किसान जो है वो रोड पे मौजूद हैं और पदयात्रा कर रहे हैं। इनका अगला हॉल्ट जो होना है वो चेंबूर के सोमैया ग्राउंड में होना है। हमने कई किसानों से बातचीत की, कई लोगों से पूछा, हमें यही सुनने को मिला कि जो आदिवासी द्वारा जो जमीन थी, जो सरकार देने का वादा कर चुकी थी, जो पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते ये पूरी मांग इनकी की जा रही है। कर्ज माफी को लेकर भी सरकार एक के बाद एक अपने वादे करते जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सिर्फ वो वादे ही रह गए, पूरे नहीं किए गए। यह भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार ये मांग इनकी नहीं पूरी करती है तो आज 20 तारीख, 21 तारीख है, कल 22 तारीख होगा, 22 तारीख को सुबह ये विधान भवन का घेराव करेंगे, जिसके बाद अगर नहीं मानी जाएगी। जिस तरह से आपने बताया, लेकिन जो मांगे हैं उसमें मुख्य मांग क्या, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अपने आप में एक बड़ी समस्या है देश भर में, तो क्या भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ी मांग है इनकी कि किस तरह से आदिवासियों की जमीनों को एक्वायर किया गया, या फसलों को लेकर किसानों की मांगे मुख्यतः फिलहाल क्या है? बिल्कुल, देखिए, भूमि अधिग्रहण की जो बात कर रहे हैं वो उनकी प्रमुख मांग है। सबसे पहले उनकी मांग ये है कि जो वन विभाग की जो जमीन जो सरकार ने देने की बात की थी, जो वादा इनसे किया गया था वो पूरा करें। इसके अलावा जो कर्ज माफी की मांगे हैं, इसके अलावा जो कई सहूलियत देने की बात जो सरकार द्वारा की गई थी वो पूरी नहीं होने की वजह से जो है किसान एक बार दोबारा रोड पर आ गए हैं। अब देखना यह है, क्योंकि हाउस भी चल रहा है खालिद भाई, क्योंकि हाउस में लगभग सारे के सारे जितने भी मंत्री, जितने भी नेता होते हैं, सभी लोग मौजूद होते हैं मुंबई में। अब कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से ये हाउस के घेराव की बात की जा रही है कल सुबह, तो कहीं ना कहीं जो मंत्री मौजूद है, जो इनके इलाकों के, महाराष्ट्र के हैं, उनको जवाब देना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पर ये मुद्दा आने वाले कल की बात करें तो एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। तो सरकार लगातार एक के बाद एक वादे करते जा रही है, लेकिन किसानों की तरफ से यह कहना है कि किसी भी मांगों को, किसी भी वादों को पूरा नहीं किया गया है। अशोक, जिस तरह से तस्वीरों में हम देख रहे हैं, वीडियो जो आया है सामने, उसमें तादाद, जैसा आप भी बता रहे हैं कि लगभग 20,000 किसान हैं, तो ये बड़ी तादाद में, अगर कल जिस तरह से आप बता रहे हो कि वहां विधानसभा का सत्र चल रहा है और अगर उन्होंने विधान भवन को घेरने की कोशिश की, तो यकीनन जो सरकार की परेशानियां बढ़ जाएंगी और खासतौर से किसानों का जो दबाव है, और खासतौर से चुनावी माहौल में, जबकि 5 राज्यों में चुनाव है, 2019 की भी तैयारी, लोकसभा की एक तरह से तैयारी पूरी मुकम्मल लगभग हो चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, यह दबाव सरकार पर, राज्य सरकार पर और केंद्र पर, दोनों जगह एक मैसेज जाएगा? खालिद जी, बिल्कुल ये मैसेज जाएगा और ये मैसेज जा रहा है। ये मुद्दा विधान भवन में उठ भी गया है, आपको बता दें। इस बात को लेकर के बहस भी काफी हुई, लेकिन कोई जवाब कहीं से नहीं आया। कहीं ना कहीं पर जिस तरह से हमने कहा था कि 180 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद में नासिक से किसान मुंबई तक आए थे, उन्हें आश्वासन दिया गया। अब ये किसान इस बार मुंबई से करीब थाने से निकले हैं और विधान भवन तक जाएंगे, जो तकरीबन 60 किलोमीटर की पद यात्रा होगी। अब कहीं ना कहीं पर ये जो गूंज है सरकार के पास, किसानों की जो एक के बाद एक सुनने को मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं पर अब जो यहाँ लोकल महाराष्ट्र के चुनाव हो या देश में जो आने वाले जो एमपी के चुनाव है उसको लेकर के कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि किसान अब पूरी तरह से ऊब चुका है, परेशान हो चुका है और वो इस बात को मान चुका है कि सरकार ने सिर्फ उनको आश्वासन देने का काम किया, आश्वासन को किसी प्रकार से पूरा नहीं किया गया। यानी वो लगता है कि किसान नाराज जरूर है, लेकिन उनका सवाल यह है कि क्या हुआ तेरा वादा, कल वो अगर पूछेंगे जाकर विधानसभा के सामने, क्या करें, आखिरकार कर भी क्या सकते हैं। देखिए, किसान का सिर्फ विरोध प्रकट करने का यही तरीका है। ये पद यात्रा करते हैं गर्मी धूप में, जहां लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे, वहां पे ये चल करके अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसके अलावा ये उग्र तो हो नहीं सकते, उग्र होकर के आज तक किसानों ने कोई प्रदर्शन किया भी नहीं है। अब देखना यह है कि जो सरकार जो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है, क्या वाकई में उसके कान पे जू रेंगेगी, और उसके बाद में जो एक किसान है जिनकी बहुत ही एक छोटी छोटी मांगे हैं जिनको सरकार पूरा नहीं कर रही है, क्या वाकई में पूरा करेगी या ये इसी तरह से सिलसिला का बदसूर चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पांडे, आप नजर बनाए रखें और जो भी डेवलपमेंट होगा फिर हम आ सकते हैं आपके पास, और इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस मुद्दे की जो लगातार, अगर देखिए, कई दशकों से
अदालत में लंबित है, सड़कों पर लंबित है, राजनीति होती रही, सरकारें बनती रही, उस नाम पर सरकारें जाती भी रहीं उसी नाम पर। जी हां, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद अब फिर चुनावों में चर्चा में। इंदौर के अंदर बाकायदा पोस्टर लगे हैं, लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि हम राम मंदिर के नाम पर अब वोट नहीं करेंगे, और ऐसा उन्होंने बीजेपी को एक तरह से चेताते हुए कहा। केएम शर्मा हमारे साथ रहेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर है हमारे साथ। केएम शर्मा से मालूम कर, केएम कल देखें अवैसी ने एक बयान दिया, उन्होंने दोबारा मुद्दे को गरमाया। आज राजनाथ सिंह ने कहा है कि राम मंदिर पे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ये कोर्ट की अवमानना होगी, अगर ये सबकी मर्जी से बनेगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन इंदौर में नया चेहरा देखने को मिल रहा है। देखिए, जनता अब अपने काम का हिसाब चाहती है। पहले एक समय था कि जनता पार्टी के नाम पे चेहरा पे वोट डाल के और चुप हो जाती थी, एक बार, दो बार, तीन बार आपको मौका देती थी। लेकिन अब जनता और हमारे सूचना तंत्र इतनी हाईटेक है कि उनको राम और मंदिर जैसी चीजें नहीं चाहिए, उनको रोटी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर के नाम पे आपको हम वोट नहीं देंगे, आप विकास की बात कीजिए। जहां तक बात रही कि राजनाथ सिंह की, राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, गृह मंत्री है, वो कैसे बोलेंगे कि वहां पे मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो इन पे कॉन्टेम्प्ट का मामला बनेगा। दूसरी बात कि आप इतने जिम्मेदार पोस्ट पे बैठ के इस तरह का बयान आप नहीं दे सकते। तो उन्होंने एक सेफ रास्ता लिया है कि अगर सहमति से बन जाए तो सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन उन्होंने मामला फिर कोर्ट के पाले में डाल दिया। मतलब इंदौर में जो पोस्टर लगे हैं वो एक अलग तरह की बात है, राजनाथ सिंह जी की अलग तरह बात है, कल जो अवैसी कह रहे थे वो एक अलग तरह की बात है। यानी सभी लोग इस पर कहीं ना कहीं या तो राजनीति कर रहे हैं या राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देखिए, जहां तक मंदिर की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा मंदिर था, चाहे वो हिडन एजेंडा हो, चाहे वो दिखता हुआ एजेंडा हो। जो सबसे इसमें, अगर हम राजनीतिक पहलू देखें तो जो सबसे इसमें चिंता की बात यह है कि जो पार्टियां कल तक मंदिर के विरोध में थी और मस्जिद के समर्थन में थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो मायावती की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो सीपीआई सीपीआईएम हो, ये सब चुप है। तो वो सब चुप होने की एक सिंपल सी वजह है कि अगर आप माइनॉरिटी की बात करते हो तो मेजॉरिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे अच्छा दोनों पार्टियों के, तमाम पार्टियों के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि मंदिर बना दो तो कहेंगे कि जी हमने विरोध कब किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि नहीं वहां पे मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद पुराना स्ट्रक्चर रहेगा, तो कहेंगे कि जी हमने कब मंदिर का समर्थन क्या किया था। तो ये नेता जो है हमेशा दोनों हाथ से खेल रहे हैं। एक लास्ट कमेंट, कल अवैसी ने कहा कि इसको लेकर मुझे पैसे की ऑफर आई, तो क्या लगता है ये इतनी गिर जाएगी राजनीति? देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसी कोई, मतलब राहुल गांधी से तो कम से कम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने ओवैसी को ये कहा होगा कि आप 25 लाख रुपए ले लो और आप रैली ना करो या मंदिर के समर्थन में ना बोलो। ये बातें जो है थोड़ी सी अनर्गल लगती है। बाकी आप एक पार्टी के नेता हैं, आप मुखिया हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर राजनीति में मनोज खन्ना हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। इंदौर में जो पोस्टर लगे हैं उसके बारे में पूछते हैं। मनोज खन्ना, क्या जानकारी है, लोगों जो नाराजगी का इजहार किया है वो क्या उनका कहना है कि मंदिर के नाम पर अब हम वोट नहीं देंगे? सर, अभी कुछ लोगों ने पोस्टर लगाए थे कि मंदिर नहीं तो वोट नहीं, बट प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए रातों रात पोस्टर हटा दिए, क्योंकि यहाँ पे आचार संहिता लगी है, चुनावी माहौल है और इसको धार्मिक रंग नहीं देना चाहते, इसलिए हटा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी तो है, क्योंकि जो लोग धार्मिक तौर पे जुड़े हुए हैं, जिनको उम्मीद है बीजेपी से कि वो मंदिर बनाएगी और बीजेपी मुद्दे से भटक गई, तो कहीं ना कहीं तो नाराजगी है सर। पोस्टर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उसको हटा दिया गया है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पोस्टर हटाने से ये नाराजगी दूर होने वाली नहीं है। यानी लोग जो नाराज हैं वो लगातार नाराजगी रहेगी। जरा देखते हैं, एक मिनट मनोज खन्ना आप रुके रहे हैं हमारे साथ, जरा देखते हैं स्थानीय निवासी वहां की क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। वोट लेने के लिए जो भी आ जाते हैं, बस उसके बाद में किसी के कोई पते नहीं रहते, कोई भी नेता हो या कोई भी हो। जब तक हम लोग यहाँ पर वोट देते हैं, जब तक हमारी कदर रहती है। उसके बाद में तो अगर ऑफिस के चक्कर भी काटे तो कोई भी नहीं पूछता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। बस नेता जब आते हैं जब उनको वोट की जरूरत रहती है, उसके अलावा कोई भी नहीं पूछता है कि मतलब क्या है। किसके ऑफिस के चक्कर काटना पड़ते हैं? जैसे सुदर्शन गुप्ता हो, विधायक हो, पार्षद हो, जिसके पास भी जाओ तो सब ये बोलते हैं बीपीएल कार्ड बना के दिया, उस पर कोई सुविधा नहीं मिलती हमारे को। मनोज खन्ना बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, वहां पर सरकार बनाने की कवायद चल रही है। जिस तरह से वहां पर राज्यपाल का शासन लगा हुआ है, सरकार गिरी थी, उसके बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहां पर सरकार बनाने के लिए कुछ गठजोड़ या समीकरण बिठाए जा रहे हैं। हमारे साथ सनम एजाज लाइव जुड़ गए श्रीनगर से, उनसे हम जानकारी लेते हैं किस तरह का वहां सियासी माहौल है, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। सनम, क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए, बिल्कुल खालिद भाई, जिस तरह अभी अशोक पांडे जो मुंबई से बता रहे थे कि कुंभकर्ण का जो सिचुएशन है, यहाँ अभी तक सियासत में कुंभकर्ण ही थी और अब जो नई डेवलपमेंट कल शाम से हुई है, कल शाम को श्रीनगर में पीडीपी के बड़े दिग्गज नेता मुजफ्फर सिंह बेग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद सियासी समीकरण जो कश्मीर का है वो बदलना शुरू हुआ और कल सरहद से ही डेवलपमेंट होना शुरू हुई। और अब जो ताजा डेवलपमेंट ये है कि ग्रैंड अलायंस की कश्मीर में जो बात पहले से की जा रही थी, उसकी शुरुआत आज सुबह से हुई और आज सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो नेता हैं उनकी बैठक हुई और उसके बाद पीडीपी की अपनी बैठक हुई है। अभी कुछ देर पहले तक जो पीडीपी मुख्यालय श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस है, वहां पे भी मीटिंग हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर में भी मीटिंग हुई है। और अब हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दोनों के ये जराये बता रहे हैं कि वो दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि इस सारे समीकरण में इंपॉर्टेंट रोल गुलाम नबी आजाद का रहता है, जिनकी कश्मीर पॉलिटिक्स पे पकड़ है, जो किंग मेकर है कश्मीर के। तो कश्मीर की पॉलिटिक्स को डिस्कस करने के लिए, आगे का समीकरण डिस्कस करने के लिए ये दोनों पार्टियां महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला अभी शाम के दिल्ली के लिए मिल जा रहे हैं और क्या आजाद गुलाम नबी आजाद से शाम को मीटिंग भी हो रही है और उस मीटिंग के बाद ही फाइनल समय जो सिचुएशन है कश्मीर पॉलिटिक्स की वो डिसाइड की जाएगी उस मीटिंग। सनम, एक सवाल ये उठता है, जिस तरीके से वहां की राजनीति पिछले कुछ दिनों से देखने को आ रही है, ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज कभी एक दूसरे के खिलाफ होती हैं, कभी एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती हैं, कभी ऐसा लगता है कि तीनों पार्टियां एक दूसरे को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन फिर पीडीपी उस पार्टी के साथ चली जाती है जिसके साथ वो हमेशा कहती है हमारा उससे इख्तलाफ है, बीजेपी के साथ वो मिलकर सरकार बनाती है, फिर सरकार गिर जाती है, फिर दोबारा चीजें होती है। लेकिन जैसे ये खबर आती है कि पीडीपी टूट रही है और बेग साहब कुछ कर रहे हैं, फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं। क्या लगता है ये सियासत अपने फायदे की है या कहीं सूबे का भी फायदा इसमें नजर आता है, जनता का भी फायदा नजर आता है? देखिए खालिद भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पे जो मोहरा जो बीजेपी ने यूज किया, सजाद लोन का मोहरा जो है वो जो बीजेपी यूज कर रही है, उसके इन सभी जमातों को अब ये करो और मरो वाली पॉलिसी पे पहुंचा दिया है। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों जमातें अगर कुछ नहीं करती है तो इनके लिए ये करो होगा मरो होगा और अगर करती है तो शायद ये इनका पॉलिटिकल कैरियर जो है, पॉलिटिकल फ्यूचर है वो बच सकेगा। इस वक्त जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं नेशनल, जहां पीडीपी में कल एक ब्रेकअप हुआ है, खतरा ये भी है। सर मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ इशफाक गौहर जुड़ गए, मैं उनसे सिर्फ यही सवाल करना चाहूंगा, आप तो थोड़ा सा मुझे लगता है डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, क्या ये जो राजनीतिक बदलाव है, सियासी जो गठजोड़ है, समीकरण है, इसमें सूबे का, जनता का फायदा नजर आ रहा है या अपने वजूद की लड़ाई नजर आ रही है, अपने वजूद को बचाने की कोशिश है? दोनों पार्टियां अपने वजूद को बचा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कम इन किया है कश्मीर के अंदर, 100 से ज्यादा लोग श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मिया, लेफ्ट राइट, उसके बाद प्रेशर जो था वो साफ दोनों पार्टियों पर था और सबसे ज्यादा प्रेशर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्योंकि उन पर जो टॉप मोस्ट लीडर है, जो फाउंडर एक है, जिन्होंने क्राइसिस मैनेजर जिन्हें कहा जाता है पीडीपी के अंदर, वो जब बाहर जा रहे हैं तो अकेले बाहर नहीं जा रहे हैं, उनके साथ और लोग भी जा रहे हैं। अब ये जो ग्रैंड अलायंस की बात है, फिलहाल 27 तारीख तक ग्रैंड अलायंस पर कोई फैसला नहीं होगा। 27 को पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरों को दिल्ली बुलाया गया है, उधर बैठक होगी, उसके बाद मैं इस पर टेक लेता हूं। सनम एजाज, आपने सुना, लेकिन आपको लगता है पीडीपी अपने को बचाने के लिए लड़ रही है या उसको लगता है कि अब सूबे की एक तरह से उनको हमदर्दी नजर आ रही है? तीनों पार्टियों के हवाले से सवाल एक बार फिर बनता है। देखिए, अशफाक ने भी बताया कभी ये अपने लिए इस वक्त करे, क्योंकि दोनों जमातें टूट की कगार पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी खतरा है कि कहीं न कहीं उनकी जमात का ब्रेकअप हो सकता है, जिस तरह पीडीपी से लोग टूटने की बात हुई और दो पहले ही जा चुके, इमरान अंसारी और दूसरा उनका भाई जा चुका है। कल मुजफ्फर सिंह बेग ने भी अभी ऑफिशियली तौर पर रिजाइन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि वो पीडीपी के साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें, अब गौर की एक बात की, मुजफ्फर बेग के साथ बहुत जा रहे हैं, शायद मुझे उस चीज से इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि मुजफ्फर बेग एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिस पर पीडीपी के नेताओं ने पहले बहुत भरोसा किया था, लेकिन उनका जो सिचुएशन अब तक की जो रही है उसमें पीडीपी के अब लोग उस पर थोड़ा कम ही भरोसा करते जो विधायक है पीडीपी के। लेकिन मैं इस पर अशफाक साहब से ले लेता हूं टेक। अशफाक, वो कह रहे हैं कि बेग साहब तो बहुत भरोसे के आदमी। देखिए, बेग साहब कब पलटी मारे ये बात सनम ने बिल्कुल सही बताई है, क्योंकि आज तक बहुत बार उनका टेम्पो बहुत ऊपर था और बाद में एक बात के बाद उनका टेम्पो बदला और बहुत बार उन्होंने टेलीविजन चैनल्स पर यह कहा कि आपने मेरे बयान को गलत अंदाज में लिया है। लकीली अभी तक तो इस तरीके की कोई बात नहीं आई है और सज्जाद ने जिस तरीके से ट्वीट किया उसके बाद तो कुछ पिक्चर्स क्लियर है, लेकिन इतना मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर मुजफ्फर बेग साहब मन बना चुके हैं निकलने का, तो बहुत से लोग, चाहे वो पार्टी के टॉप पोजीशन पर है, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, वो बाहर आ रहे हैं।
यानी कि फूट की बात है। दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि समय का मैं जरा सुन लेते हैं गुलाम नबी आजाद इस पूरे डेवलपमेंट पे क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। ऐसा अभी नहीं है, ऐसा अभी कोई अलायंस की बात नहीं है, लेकिन एक बात आम पॉलिटिकल पार्टीज में चल रही है कि बीजेपी 4 महीने से प्रयास कर रही है फिर सरकार सभी पार्टियों को तोड़ने की और फिर सरकार बनाने की। पहले उन्होंने बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार मिलकर जम्मू कश्मीर की राजनीति को खत्म किया, आर्थिक हालात खत्म कर दिए, मिलिटेंसी वापस वहीं लाई जहां हमने छोड़ी थी 30 साल पहले, जहां जितनी अपने अंतिम चरण पर मिलिटेंसी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 साल सरकार चलाई उससे भी ज्यादा खराब हालत हुए। तो आम राजनीतिक दलों का ये कहना था कि हम इकट्ठे क्यों नहीं हो जाएं और सरकार बनाएं। तो अभी वो स्टेज सरकार बनने की वाली नहीं है, लेकिन अभी बातचीत कुछ दलों के बीच में चल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस खतरे की जो अब दिल्ली पर मंडरा रहा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से इंटेलिजेंस का इनपुट था कि पंजाब के रास्ते 6 से 7 आतंकवादी वहां पर मूवमेंट कर रहे हैं, फिर अमृतसर में ब्लास्ट होता है, 3 लोग मारे जाते हैं। अब यह कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर 2 संदिग्ध आतंकवादी घुस चुके हैं। हम जरा जानकारी लेंगे और अपने प्रोड्यूसर से बात करेंगे। प्रिया जुनेजा हमारे साथ रहेंगी। जो इनपुट आ रहा है, अलर्ट किया जा रहा है, आप देख रहे पिछले कुछ दिनों से ये है, अलर्ट है पूरा दिल्ली। जी बिल्कुल अलर्ट है। जब पंजाब में भी बात हुई थी कि जैश ए मोहम्मद के 6 से 7 आतंकी इस वक्त घुस चुके हैं और दिल्ली के रास्ते, मतलब ये उसी पंजाब के रास्ते दिल्ली भी पहुंच सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है, अगर अलर्ट जारी हो चुका था कि वो दिल्ली पहुंच सकते हैं तो उस समय कड़ी सुरक्षा क्यों नहीं रखी गई, या फिर ये कहीं कि कड़े इंतजाम क्यों नहीं किए गए। लेकिन अब खबर आ रही है कि 2 आतंकी दिल्ली पहुंच गए हैं और जो इनका सेलफोन। थोड़ा सा इस सवाल को मैं अक्सर कहता हूं, मैं भी पुलिस के बहुत खिलाफ बोलता हूं। मुझे लगता है सुरक्षा एजेंसीज को हम लगातार क्रिटिसाइज करेंगे, वो अलर्ट रहेंगे, लेकिन हम इसको पॉजिटिवली लें। अलर्ट जारी था तो हो सकता है कोई बड़ी वारदात रोक ली हो। हम ये नहीं कह रहे कि उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन 2 लोग यहां तक पहुंच गए। सवाल बड़ा है, जरूर बड़ा सवाल है, लेकिन जितनी बड़ी व्यवस्था है, अलर्ट हो जाना ही क्या अपने आप में बड़ी बात नहीं है? अलर्ट हो जाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल निरंकारी जो आश्रम था उस पर जिस तरह से ग्रेनेड हमला हुआ और बार बार यह भी कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की गई थी कि अभी लोग ये समझे कि छोटा सा हमला है और इसके मद्देनजर कोई बड़ा हमला भी हो सकता है। तो अब बड़ा हमला होगा या नहीं होगा, लेकिन अलर्ट जारी किया गया वो अच्छी चीज है, पर सुरक्षा भी तो करनी चाहिए। सर सिर्फ अलर्ट जारी करने से कैसे होगा? यानी सुरक्षा सवालों के दायरे में आपकी नजर? बिल्कुल सुरक्षा सवालों के दायरे में। और अभी लगातार जिस तरह से पहले आतंकी हमलों में जब अलर्ट जारी किया जाता था तो ये कहा जाता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो लाल किला के आसपास जो आतंकी हैं या फिर दिल्ली शहर के आसपास ही इस तरह के हमले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि कुछ ग्रेनेड जो बम है वो है उनके पास, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मानव बम का भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं, यानी कि एक बड़ा अलर्ट है इस वक्त दिल्ली पर। शुक्रिया प्रिया जुनेजा। और बड़ी एक तरह से अलार्मिंग कंडीशन है। अगर मानव बम की बात करते हैं तो यकीनन वो एक बड़ी चिंता की बात है। हमारे साथ तरुण शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए दिल्ली से, उनसे हम जानकारी लेते। तरुण, दिल्ली पुलिस से लगातार आप टच में है, क्या जानकारी, किस तरह की सुरक्षा? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो है 2 आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं और कहा है कि जिस किसी को भी आतंकी दिखे उसकी सूचना जो है तुरंत दे। पहाड़गढ़ पुलिस स्टेशन को ये अलर्ट दिया गया है कि दिल्ली के अंदर 2 आतंकी घुस गए हैं और उसके तमाम को लेकर जो है पोस्टर जारी किए गए हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अपने आप में देखा होगा अमृतसर में जिस तरह से हादसा हुआ और तमाम जो आतंकी संगठन है, अभी जैश ए मोहम्मद के एक संगठन है, खालिद जी आपको पता होगा कि व्हाट्सएप पे दिया था, दिल्ली को उड़ाने की धमकी दी थी, तो उसके बाद से देखते हुए जो है दिल्ली में पूरी तरह से जो है अलर्ट कर दिया गया है। यानी दिल्ली पुलिस मुस्तैद है, लेकिन अगर देखें हम पॉजिटिवली बात करें, दिल्ली पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। और अगर देखें कई बार ऐसा मौका भी आया है कि दिल्ली पुलिस ने एक अच्छे कारनामे भी अंजाम दिए और दिल्ली पे जितना निशाना रहा है उस हिसाब से दिल्ली अलर्ट है। अब किस तरह से आपकी बात हुई, अधिकारी क्या कर रहे हैं? देखिए, जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा जो हमें अलर्ट मिला है खुफिया एजेंसियों के हिसाब से हमने दिल्ली को जो है अलर्ट कर दिया गया। तमाम जो बॉर्डर हैं उन पर नजर रखी जा रही है आने जाने वाली गाड़ियों पे, और जो मार्केट है, खासकर जो बड़े बाजार हैं, मार्केट हैं और जो लाल किला है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और मैं आज जब पार्लियामेंट के पास से आ रहा था संसद भवन, क्योंकि लगातार आतंकियों के निशाने पर रहा है, तो उसकी भी सुरक्षा जो है चाक चौबंद कर दी गई है। यानी दिल्ली में पूरी तरह से अलर्ट है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और खासकर बॉर्डर एरिया को जो है सील कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण शर्मा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब उसी तरह के एक और हिट एंड रन के मामले की, जिसमें सलमान खान या फिर एक
BMW मामला था दिल्ली का, जो पूरी देश में बड़ा चर्चा का विषय था। हिसार में एक और ऐसा मामला है, 5 लोगों की मौत होगी, 5 मजदूर मारे गए। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ रहेंगे और रामानंद हमारे साथ रहेंगे, हम जानकारी लेंगे खासतौर से हिसार के मामले पर किस तरह से सुरक्षा में चूक है या रात को जो एक तरह से ड्रंकन ड्राइव सामने आता है। जी, बहुत दर्दनाक खबर है, इस बात से नकार नहीं जा सकता, लेकिन ये मामला जैसा है वैसा अभी तक पता नहीं लगा लोगों को। हुआ ये कि निर्माणाधीन चल रहा था सड़क पे काम, एक कार फिसलती है और जाके 2 लोगों को कुचल देती है। ये हादसा यही नहीं रुका, जब 2 लोगों को कुचला तो कार भी अनियंत्रित हो गई और पुल से नीचे गिर गई, जिसमें कार में बताया जा रहा है कि 3 लोग सवार थे, उन तीनों लोगों की मौत हो गई। तो 2 लोग कुचल दिए गए, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं रात को जो सड़क पे सो रहे थे उन 9 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो सड़क पर जो नॉर्म्स हैं, खासतौर से सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है सवालों के दायरे में। बिल्कुल, कहीं अगर देखा जाए तो कल मंगलवार देर रात कई भीषण सड़क हादसे हुए हैं। इसमें देखें तो सबसे बड़ा हादसा ओडिशा में हुआ है, जहां अनियंत्रित बस पलट गई, उसमें 12 लोगों की मौत हुई और काफी लोग घायल हैं उसमें मोदी जी ने। और तो अभी अगर बात करें तो हम एक मध्य प्रदेश के सागर में भी हादसा हुआ है, 2 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और राजस्थान, कई प्रदेशों से खबरें आ रही हैं, जहां तो देखने वाली बात यही है कि छोटी सी लापरवाही कई लोगों की जान। मैं दोनों लोगों का शुक्रिया करूंगा, लेकिन दर्शकों से एक चीज शेयर कर लूंगा जो मैं खुद महसूस कर चुका हूं। जो लखनऊ हाईवे है वहां पर मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। सड़क पर काम जहां चल रहा होता है वहां रोड़ी पड़ी होती है और सड़क जो है वो इतनी स्किड करने के लायक हो जाती है। और हम जरा देखते हैं स्थानीय मजदूर क्या कह रहे हैं, उनकी हम बात सुनते हैं, फिर अपने संवाददाता जो हमारे फोन लाइन पर जुड़े उनसे लेटेस्ट जानकारी भी लेते हैं। सो रहा था, नींद में था। पुल के ऊपर सो रहे थे? अच्छा, कितने लोग थे? 10-15 लोग थे। अच्छा, तो काम कहाँ करते हो? पुले पे ऊपर ही करते हैं। पुले पे। ये कौन से पुल की बात है? जंदलपुर का था। अच्छा, तो ये पुल के ऊपर जो ये नया बन रहा है ये नहीं? अच्छा, वो आगे वाला। हाँ। तो किन किन की चोट लगी है, क्या नाम उनका? लगा है सुभाष को। हैं? सुभाष को। हाँ। चंद्रकिशोर को। हाँ। अवधेश को। अच्छा। नीरज को। विकास को। कहाँ के रहने वाले हो? हमारे साथ चंद्रशेखर पुनिया जुड़ गए हैं, संवाददाता हमारे हिसार से, उनसे जानकारी लेते हैं। लेटेस्ट क्या जानकारी आपके पास चंद्रशेखर? जी, जैसा कि हरियाणा के हिसार में एक जो बड़ा हादसा हुआ है, फुटपाथ पर जो लोग वहां पे सो रहे थे, बेकाबू कार जो चलती हुई घटना, ये बुधवार सुबह की, आज की सुबह की हादसे में जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है, जबकि 6 से अधिक लोग घायल हैं उसमें। हादसा ये जो हुआ हिसार के जिंदल पुल पर हुआ है और हादसा उस वक्त का जब 3 लोग करनाल के नंबर गाड़ी की प्लेट थी और वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे और पुल पर मरम्मत का पुल पर जो काम चल रहा था, ये उसकी वजह से हादसा हुआ। जैसे कि वहां पे आप लगा सकते हैं, जैसे कि तारकोल ड्रम मिक्सी के जो रखे होते हैं उसको लेकर ये हादसा हुआ है। बिल्कुल चंद्रशेखर, मैंने अभी अपना हादसा बताया, जिस तरह से पुल या जो रास्ते में काम चलते हैं वहां पर बिल्डिंग मटेरियल जो होता है, जो कंस्ट्रक्शन में काम आने वाला मटेरियल है, आपने बताया ड्रम रखे होते हैं, कई बार रोड़ी पड़ी होती है जिसपे गाड़ी स्कट कर जाती है, स्लिप हो जाती है, ये तमाम चीजें। क्या लगता है वहां पर बैरिकेटिंग या जो एक तरह से सिंबल्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं लगे होते, कई बार ये भी वजह होती, क्या ऐसा कुछ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक पहला हादसा नहीं, इसकी वजह से बहुत ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसकी वजह से वहां पे जो मटेरियल होता है, जैसे ड्राम होते हैं या किसी तरह के नाम बैरियल गेट, बिल्कुल प्रॉपर सिग्नल नहीं लगे होते, जिस तरह से लोग इसका हादसे का शिकार हो जाते हैं। चंद्रशेखर, आप अथॉरिटीज से इस बारे में बात कीजिए और नजर बनाए रखें, कुछ डेवलपमेंट होगा तो फिर आएंगे आपके पास। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।